हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा रूहानी लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। महिला तथा बाल अपराध की श्रेणी के अंदर बालकों पर होने वाले अपराध हम बढ़ रहे थे। 2 अपराध हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम तीसरे अपराध के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। साल इंपॉर्टेंट होता है, हर बार बताता हूं। एक्ट का नाम इंपॉर्टेंट होता है, बार बार आपको बताता हूं ताकि आप भूल नहीं जाओ। इस एक्ट पे चर्चा करें उससे पहले यदि हम हमारे आसपास के परिवेश को देखें, हमारे बाजारों को देखें, स्कूलों को देखें या फैक्ट्रियों को देखें, उन पे यदि हम नज़र दौड़ाएं तो हमें यदा कदा वहाँ पर नन्हे मुन्ने हाथ काम करते हुए मिल जाते हैं। आप चाय की दुकान पर जाते हैं, आपको चाय परोसने जो बच्चा आता है वो 10 साल का 12 साल का छोटा सा बालक होता है। आप ढाबे पर जाते हो, जो खाना देने आपको आता है वो 10-12 साल का एक बच्चा आता है। आप स्कूलों के अंदर या बहुत सी ऐसी संस्थाओं के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर सफाई कर्मचारी जो देखते हो वो छोटे छोटे उम्र के बच्चे होते हैं। जिन बच्चों के हाथ में कापियां होनी थी उन बच्चों के हाथ में केतली होती है चाय की। जिन बच्चों के हाथ में देश का भविष्य होगा उन बच्चों के हाथ में झाड़ू थमा दी जाती है कि झाड़ू से अपने देश का भविष्य संवार रहे होते हैं। वो अपना खुद का भविष्य नहीं संवार पाते बेचारे, देश का भविष्य कैसे बनाएंगे। तो उन नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथ में जिनका बचपन उनसे छीना जा रहा है, समय से पहले उनको परिपक्व किया जा रहा है, ऐसे बच्चों के बचपन को बचाने के लिए, ऐसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए हमने 1986 के अंदर एक अधिनियम लेके आए थे, जिस अधिनियम का नाम क्या था भाई? बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध तथा विनियमन अधिनियम 1986। नाम से ही पता चल रहा है कि छोटे बच्चे जो काम कर रहे हैं, किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं, उनको काम करने से रोका जाए। उनका जो मकसद है उस वक्त का, उस उम्र का जो तकाजा है, उनको पढ़ाई में भेजा जाए। उनको खेलने की उम्र है, खेलने दिया जाए। ये सब काम करवाने के लिए हम अधिनियम लेके आए थे 1986 के अंदर। इस अधिनियम के अंदर क्या क्या है हम सभी डिटेल के अंदर करने वाले हैं। और आप सभी जानते हो, सबसे पहले जब अधिनियम की हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इस अधिनियम का उद्देश्य क्या होता है। तो उद्देश्य के बारे में जाने तो बार बार मैं आपको यही बात कहता हूं कि अधिनियम कोई सा भी हमारे पास हो, उसका उद्देश्य हमें नाम से ही पता चलता है। तो नाम क्या है भाई? बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध अधिनियम। तो 2 शब्दों का जिक्र किया गया है, एक बालकों का, एक किशोरों का। तो दोनों के बारे में हम लिख लेते हैं। उद्देश्य, पहला उद्देश्य हमारे पास है बालकों को किसी भी जगह पर कार्य करने से रोकना। देखो मैं तो यहां लिख रहा हूं कार्य करने से, लेकिन जो टिपिकल लैंग्वेज उसमें लिखा जाता है नियोजन से। रोकना या प्रतिबंधित करना या प्रतिषेध करना एक ही बात है। नंबर 2, पहला शब्द बाल लिखा हुआ था तो बालक लिख दिया मैंने। दूसरा शब्द किशोर लिखा हुआ है, तो किशोर और बालक में क्या अंतर है हम अभी देखने वाले हैं। किशोरों को खतरनाक या परिसंकट में कारखानों में काम करने से रोकना। और तीसरा आप अच्छे से जानते हो, उपरोक्त के बारे में नियम बनाना। तो ये हमारे पास इस एक्ट के 3 उद्देश्य बनते हैं। इस एक्ट के अंदर 2 शब्द इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि बालक कौन होगा और दूसरा क्या होगा भी, किशोर कौन होगा। आगे आने वाला जो सेक्शन हमारा होगा, सेक्शन नंबर 2, धारा नंबर 2, उसमें हम जानकारी लेंगे कि बालक कौन है और किशोर कौन है। अभी के लिए हमारा उद्देश्य यही है। अब यदि हम बात करें इस एक्ट की, तो बहुत छोटा सा एक्ट है, भी बहुत बड़ा एक्ट नहीं है। कितना छोटा एक्ट है कि इसके अंदर कुल धाराएं जो है केवल 26 धाराएं हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कुल धाराएं कितनी हैं, तो कुल धाराएं केवल और केवल कितनी हैं भाई? 26 धाराएं हैं। और इन 26 धाराओं के अंदर आप बहुत सी धाराओं से परिचित हो चुके हो। पहली धारा क्या होगी, लास्ट धारा क्या होगी, ये सब आप बहुत अच्छे से जानते हो। पहली धारा क्या होगी? बहुत अच्छे, मेरे बोलने से पहले ही आप समझ गए कि पहली धारा क्या होने वाली है। तो पहली धारा होती है हमारे पास धारा नंबर 1, और धारा नंबर 1 चर्चा करती है संक्षिप्त नाम के बारे में। हर एक्ट की धारा नंबर 1 हम यही देखते हैं,
धारा 1 क्या कहती है भाई, संक्षिप्त नाम क्या है, ये लागू कब हुआ था और इसका विस्तार कहां तक है। तीनों बातें हम देखते हैं, लागू कब हुआ था, इसका नाम क्या है, उसका विस्तार कहां तक है। तो संक्षिप्त नाम, बार बार मैं एक ही बात कहता हूं, जो अधिनियम का नाम है वही हमारे एक्ट का संक्षिप्त नाम होता है। लागू होने की यदि हम बात करें, 1986 के अंदर बनाया गया था और 1986 के अंदर ही इसको लागू कर दिया गया था। लागू किया गया था इसको 23 दिसंबर 1986 को। 23 दिसंबर 1986 को अधिनियम लागू हो गया था पूरे भारत के अंदर। मैं जब पूरे भारत की बात कहता हूं तो आज के टाइम की बात कहता हूं भाई। आपको पता है जब तक धारा 370 लागू थी तब तक कश्मीर के अंदर हमारे एक्ट लागू नहीं हुआ करते थे, वो आप अच्छे से जानते हो। लेकिन इस अधिनियम के अंदर 2016 के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज हुआ था। 2016 से पहले यदि मैं बात करता हूं तो ये अधिनियम केवल बालकों की बात करता था। इस अधिनियम का नाम था बाल श्रम प्रतिषेधन विनियमन अधिनियम। लेकिन 2016 के अंदर ये बालक तथा किशोर दोनों के लिए बात करने लगा, बालक और किशोर। ठीक, तो ये चेंज जो है, किशोर शब्द जो है 2016 के अंदर जोड़ा गया था। तो 2016 का इसमें संशोधन हुआ था। संशोधन कब हुआ था भाई, 2016 के अंदर संशोधन हुआ था। और यदि आपसे पूछ लिया जाए 2016 का संशोधन जो है वो कब लागू हुआ था, वो कब से प्रभावी हुआ था, तो 2016 का संशोधन प्रभावी हुआ था 1 सितंबर 2016 से। दो बातें मैंने बताई, जो अधिनियम हमारा 1986 का है वो तो 23 दिसंबर 1986 को लागू हो गया था, लेकिन 2016 के अंदर संशोधन किया जाता है। और संशोधन में क्या किया गया भाई, 2016 से पहले की यदि बात करता हूं, 2016 से पहले अधिनियम केवल और केवल किसके बारे में बात करता था भाई, बालकों के बारे में बात करता था। लेकिन 2016 के अधिनियम के बाद अब जो अधिनियम है ये बालकों के बारे में भी बात करता है, साथ ही साथ किसके बारे में बात करता है भाई, किशोरों के बारे में भी बात करता है। ये चेंज हमारे पास हुआ था 2016 के अंदर। और विस्तार की यदि हम बात करते हैं तो आपको मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, जब से धारा 370 के कुछ अंश को निष्प्रभावी किया गया है उसके बाद अब हर एक्ट का विस्तार हमारे पास संपूर्ण भारतवर्ष पर होगा। तो जितने भी एक्ट हमारे पास हैं हर एक्ट का विस्तार अब हमारे पास लगभग क्या है भी संपूर्ण भारतवर्ष के ऊपर है। क्योंकि एक दो एक्ट ऐसे हमारे पास हो सकते हैं जो स्पेशल जनजातीय जो क्षेत्र हैं जिनके ऊपर लागू नहीं होते हो, वरना लगभग हर एक्ट हमारे पास संपूर्ण भारत पे लागू होता है। ये हमारे पास धारा नंबर 1 कहती है संक्षिप्त नाम लागू कब हुआ तथा इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है। धारा नंबर 2 से बहुत ही भली प्रकार से परिचित हो। धारा 2 चाहे किसी भी अधिनियम के अंदर हम बात करते हैं, धारा 2 बात करती है परिभाषाओं की। वे शब्द जो इस अधिनियम के अंदर बार बार आने वाले हैं उन शब्दों की परिभाषा हमारे पास क्या होगी उनके बारे में बात करती है धारा 2। तो आप जानते हैं धारा नंबर 2 परिभाषाएं। परिभाषाओं के अंदर हमारे पास केवल 2 ही परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है, 2.1 तथा 2.2। 2.1 में हमारे पास लिखी गई है किशोर शब्द की परिभाषा क्या होगी, और 2.2 के अंदर लिखा गया है बालक शब्द की परिभाषा क्या होगी। बाकी परिभाषाएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल 2 परिभाषाएं हम देख लेते हैं, किशोर किसे कहेंगे तथा बालक किसे कहेंगे। तो हमारे इस जैसे देखिए हमने 4-5 अधिनियम आगे पहले कर लिए जिनके अंदर बालक की परिभाषा दी गई है। मैं बार बार आपको कहता हूं बालक की परिभाषाएं आपको 7 से 8 अधिनियम में से मिल जाएंगे आपके सिलेबस के, जिनके अंदर बालक शब्द की परिभाषा दी गई है। आप जब भी अपना सिलेबस पूरा हो जाए तब एक चार्ट बनाना और पूरे चार्ट के अंदर आप लिखना कि कौन सी अधिनियम के अंदर कितने साल की उम्र को बच्चे को बालक माना गया है। तो अलग अलग अधिनियम के अंदर अलग अलग वर्ष के बच्चे को क्या माना गया है भी, बालक माना गया है। तो यदि हम इस अधिनियम की बात करते हैं, बाल श्रम और किशोर अधिनियम की हम बात करते हैं, तो इस अधिनियम में लिखा हुआ है ऐसा बालक या ऐसा व्यक्ति जिसने 14 साल की उम्र प्राप्त नहीं की है वो क्या होगा भाई, बालक होगा। साधारण भाषा के अंदर हम लिख सकते हैं 0 से लेके 14 साल तक का बच्चा यदि कोई है, 0 से 14 साल तक का बच्चा यदि कोई हमारे पास है तो वो हमारे पास क्या होगा भाई, बालक होगा। तो किशोर कौन होगा, किशोर वो है जिसने 14 साल की उम्र तो प्राप्त कर ली है लेकिन 18 साल की उम्र प्राप्त नहीं की है। समझाने के लिए बोला मैंने, आम भाषा के अंदर 14 से लेके 18 साल तक के बालक,
14 से लेके 18 साल तक के व्यक्ति हमारे पास क्या कहलाएंगे भाई, किशोर कहलाएंगे। बालक हमारे पास है 0 से 14 साल का बच्चा, किशोर हमारे पास कौन है भाई, 14 से लेके 18 साल तक का व्यक्ति जो है हमारे पास किशोर है। दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है। बार बार मैं कह रहा हूं बालक की परिभाषा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्यों? एक तो आपके टॉपिक का नाम ही सिलेबस के अंदर ही बाल अपराध दिया हुआ है, तो बालक कौन है ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बालक की परिभाषा लगभग 8 से 9 एक्ट हमारे पास ऐसे हैं जिनमें बालक की परिभाषा दी गई है, और हर एक्ट के अंदर अलग अलग परिभाषा दी गई है। किसी के अंदर 16 साल पढ़ते हैं, किसी के अंदर 12 साल पढ़ते हैं, किसी में 18 साल पढ़ते हैं, किसी में 21 साल पढ़ते हैं। तो अलग अलग उम्र के बच्चों को अलग अलग एक्ट के अंदर बालक माना गया है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं आपको कहता हूँ एक आधा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। ये तो हमारे पास केवल 2 ही परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है, ज्यादा परिभाषाएं हम नहीं देखने वाले हैं। हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करेंगे, पूरा एक्ट हम कभी भी नहीं करते हैं और नहीं करने की जरूरत है। अब हम आते हैं धारा नंबर 3 के ऊपर। बहुत ही सिंपल सा एक्ट है भाई, ज्यादा टिपिकल बनाने की कोशिश नहीं की गई है, बड़ा सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिखा गया। और इस एक्ट के अंदर सबसे पहले अपराध ही बता दिए गए। जैसे हमने बालकों के बारे में जितने भी एक्ट हैं ना, उनमें सबसे पहले अपराध दिए गए हैं। बाकी जो बातें हैं वो बाद में दी गई हैं। जैसे हमने कल देखा था लैंगिक उत्पीड़न वाला देखा था, उसमें धारा 3 से लेकर धारा 18 तक अपराध दिए गए थे, तो सबसे पहले अपराध ही दिए गए हैं। तो यहाँ भी धारा नंबर 3 के अंदर क्या लिखा गया है, किसी भी बालक को नियोजन में रखने पर पूर्ण प्रतिबंध। क्या लिखा गया है भाई, किसी भी बालक को नियोजन में रखने पर पूर्ण प्रतिबंध है भाई। किसी भी बालक को नियोजन में रखने पर, नियोजन में रखने पर मतलब कि क्या है भाई, आम भाषा में यदि मैं बोलूं तो काम करवाने पर। कौन सा काम है, घरेलू काम नहीं, यहाँ पे व्यावसायिक काम की हम बात कर रहे हैं। किसी भी बालक से कोई भी आप व्यावसायिक काम नहीं करवा सकते हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो कारखाना हो। बालक का मतलब क्या है भी, 14 साल से कम का। ये हम देख चुके हैं, 0 से लेकर 14 साल तक का कोई भी बच्चा है, उससे किसी भी तरह का काम नहीं करवाया जा सकता है। किसी भी तरह का, किस तरह का काम भाई, नहीं उसको व्यवसाय के अंदर लगवाया जा सकता है, नहीं उसको कारखाने में लगाया जा सकता है, और नहीं किसी अन्य प्रक्रिया के अंदर लगाया जा सकता है। ठीक है ना, किसी भी तरह का काम 0 से लेकर 14 साल तक के बच्चे से नहीं करवाया जा सकता। यहाँ पर मुझे एक याद आ रहा है, भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 24 आपने सुना होगा। ये भारतीय संविधान भी आपके सिलेबस के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिलेबस में है पॉलिटी के अंदर। आर्टिकल नंबर 24 फंडामेंटल राइट, आप जानते हो हमारा तीसरा फंडामेंटल राइट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 आर्टिकल 23 तथा 24 दोनों इसके अकॉर्डिंग आते हैं। तो आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है, 24 कहता है बाल श्रम निवारण। आप जानते हो इस आर्टिकल के बारे में, बाल श्रम निवारण। बाल श्रम निवारण भी सेम यही बात कहता है जो यहाँ पर लिखी गई है। बाल श्रम निवारण भी क्या कहता है, 0 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को कहीं पर भी काम नहीं करवा सकते। सीधी बात लिखी गई, स्पष्ट मना किया हुआ है, 0 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को आप कहीं पर भी काम नहीं करवा सकते हो। सेम बात हमारे पास इस एक्ट की धारा नंबर 3 कहती है, और सेम बात कहाँ लिखी गई है भी, आर्टिकल नंबर 24 के अंदर लिखी गई है। अब आप कहोगे सर एक डाउट हमारे मन के अंदर है, और आना भी चाहिए आपके मन के अंदर डाउट। सर हम टीवी देखते हैं, टीवी के अंदर नाटक में हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे वो एक्टिंग कर रहे होते हैं। कभी हम धार्मिक टीवी आपने देखा होगा तो हनुमान जी बना होता है एक छोटा सा बच्चा, कृष्ण जी बना होता है छोटा सा बच्चा, है ना। या हम देखते हैं डांस इंडिया डांस के अंदर या लिटिल चैंप के अंदर हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे होते हैं। तो सर वो जो डांस करते हैं हमारे सामने बच्चे टीवी में एक्टिंग करते हैं, क्या वो बाल श्रम के अंदर आता है या नहीं आता? अच्छी बात है, अगर वो बाल श्रम के अंदर आता है तो 14 साल के छोटे बच्चे जो हैं वो बाल श्रम कैसे कर रहे हैं वहां पर। और यदि वो बाल श्रम के अंदर नहीं आता तो सर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको बाल श्रम से अलग किया गया है, तो हम कैसे कहेंगे भाई वो भी तो एक काम ही तो है ना, पैसे मिल रहे होंगे उसके बदले में उनको, तो भी तो एक काम है, तो वहां पर काम कैसे करवाया जा रहा है। इसके बाद यदि हम बात करें तो आप नोट लगा के लिख सकते हो, यदि आपके अंदर कोई हुनर है, यदि आप में कोई हुनर है, हुनर लिख दो, कला लिख दो, ठीक है ना। यदि आप में हुनर है या कोई कला है
और आप स्वेच्छा से उस कला का प्रदर्शन करना चाहता है, बच्चा जो है स्वेच्छा से यदि उस कला का प्रदर्शन करना चाहता है तो उसको बाल श्रम नहीं माना जाएगा। यदि आप में कोई हुनर है, आप में कोई कला है और आप उस कला का गाना गाना क्या भी आपकी कला है, एक्टिंग करना आपकी कला है जो आपने सीखा है और आप कला को आप दुनिया के सामने बताना चाहते हो, तो हुनर जो है, कला जो है, ये चीजें आपकी एबिलिटी है और यदि आप अपनी एबिलिटी से, अपनी योग्यता से दुनिया को परिचित करवाते हो तो बाल श्रम नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए भी छोटी सी बात, भी आप स्टडी करते हो, भी 14 साल से छोटा बच्चा है वो स्टडी करता है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, फिफ्थ क्लास के अंदर हो गया होगा, तो यदि वो फिफ्थ क्लास का एग्जाम यदि देता है, पेपर यदि देता है, तो क्या पेपर देना बाल श्रम के अंदर आएगा? क्या नहीं। पेपर देना क्या है, उसने अब तक जो सीखा था, जो उसके टीचर ने सिखाया था, वो अपनी उस योग्यता को दुनिया के सामने बताना चाहता है कि मैंने ये सीखा, और उसका रिपोर्ट कार्ड होगा, वो उसको योग्यता का प्रमाण पत्र होगा कि मैंने इतना सीखा। सेम यही तो हुनर के अंदर होता है, यही कला के अंदर होता है। गाना गाता है वो बच्चा क्या है कि मैंने इतना सीखा और मैं आपके सामने गा के सुना रहा हूं, मेरी योग्यता ये है, मैंने इतना कला, मैंने इतनी एक्टिंग करनी सीखी, मैं आपके सामने एक्टिंग करके दिखा रहा हूं, ये उसकी क्या है? योग्यता है। तो यदि हुनर है और कला है और उसका प्रदर्शन, इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चा अपनी स्वेच्छा से कर रहा है, जबरदस्ती नहीं की जा सकती बच्चे के साथ। यदि हुनर का प्रदर्शन बच्चा अपनी स्वेच्छा से कर रहा है ना, तो उसको बाल श्रम के अंदर नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। बाकी हर काम को बाल श्रम के अंदर माना जाएगा। यदि हुनर तथा कला का प्रदर्शन आप जबरदस्ती करवा रहे हो बच्चे से, तो उसको भी बाल श्रम के अंदर माना जाएगा, उसको भी आपकी स्वेच्छा, उसको भी बाल श्रम से बाहर नहीं किया गया है। क्वेश्चन आ जाता है भाई इस बारे पे, क्वेश्चन आया भी हुआ है, लास्ट ईयर क्वेश्चन था कि निम्न में से बाल श्रम की श्रेणी के अंदर नहीं आता। उसमें लिखा हुआ था, एक ऑप्शन ये था कि बच्चे को स्कूल जाने के लिए कहना, तो ये बच्चे को स्कूल जाने के लिए कहना, बच्चे को पढ़ने के लिए कहना, बच्चे को एग्जाम देने के लिए कहना, ये बाल श्रम के अंदर नहीं आते भाई। ये उसके भविष्य का निर्माण करने के लिए जरूरी चीजें हैं, उसको करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये बाल श्रम के अंदर नहीं आते। और बच्चों से व्यवसाय करवाया जाए, किसी भी तरह का कारखाने में काम करवाया जाए या अन्य प्रोसेसिंग कोई भी हो उसके अंदर काम करवाया जाए, तो वो किसके अंदर आएगा भाई? बाल श्रम आएगा। धारा 3 हमें कहती है कि 0 से 14 साल तक का बच्चा है, उससे किसी भी तरह का कोई काम नहीं करवाया जा सकता। अब यदि मैं बात करता हूं 1986 के एक्ट की, तो हमारे पास केवल धारा 3 ही थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया 2016 के अंदर संशोधन किया गया था, तो संशोधन जब किया जाता है तो हमारे पास एक धारा और जोड़ दी जाती है, धारा 3A। मैंने शायद पहले भी आपको कभी बताया हूं, यदि इस तरह से लिखा हुआ है और इस तरह से लिखा हुआ है, इनमें डिफरेंस होता है। 3A लिखा हुआ है, कैपिटल A लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि ये हमारे पास एक नई धारा है, ये हमारे पास एक नई धारा है। लेकिन यदि स्मॉल ए लिखा हुआ है, छोटा ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है ये धारा नंबर 3 का ही भाग है, धारा 3 का ही एक भाग है या धारा 3 का ही एक पॉइंट है। ये आपने ऐसे शब्द, ऐसी चीजें हमारे सामने यदा कदा आती रहती है, तो ध्यान रखना ये धारा नंबर 3 का भाग नहीं है, ये एक नई धारा है, 3A धारा नई जोड़ी गई। और ये किसके बारे में जोड़ी गई होगी भाई? बालकों के बारे में आ चुका है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? किशोरों के बारे में। तो किशोरों को परिसंकट में उद्योगों के अंदर नियोजन पे रोकना, धारा नंबर 3A क्या कहती है? किशोरों को परिसंकट में उद्योगों में नियोजन से रोकना। ध्यान से देखो, किशोरों को परिसंकट में उद्योगों में नियोजन से रोकना। तो पहली बात हमारे पास है कि ये परिसंकट में उद्योग क्या होते हैं, या परिसंकट में कारखाने क्या होते हैं, व्यवसाय क्या होते हैं। परिसंकट में आपको पता चल रहा है नाम से ही, जिनसे हमारे जीवन को संकट उत्पन्न हो, जिससे या तो बालक के जीवन को संकट हो या जिससे बालक के मानसिक, शारीरिक तथा बौद्धिक विकास को संकट हो, उसको हम क्या बोलेंगे भाई? परिसंकट में। आप लिख सकते हो परिसंकट में क्या होगा? नंबर 1, जिससे बालक के जीवन पे संकट हो जाए, बालक के जीवन पे संकट आ जाए। दूसरा, यदि जीवन पे संकट नहीं आता है तो बालक के मानसिक, बालक के शारीरिक तथा बालक के बौद्धिक विकास पे यदि संकट आता है, तो उसे हम क्या कहेंगे भाई? परिसंकट में उद्योग। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि
प्री संकट में उद्योग कौन से हैं। आगे हमारे पास धारा नंबर 4 है। धारा नंबर 4 के अंदर एक लिस्ट बनाई गई है। उस लिस्ट के अंदर आने वाले सभी उद्योग हमारे लिए प्री संकट में उद्योग है। वो लिस्ट केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जाती है, एक समिति बनाई जाती है धारा नंबर 5 के तहत, उसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जीवन पर संकट, मान लो कोई ऐसा कारखाना है जिससे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। यदि बहुत ज्यादा प्रदूषण के अंदर बच्चा रहेगा तो उसका भाई जीना मुश्किल हो जाएगा, जीवन पे संकट आ जाएगा। ऐसा कोई कारखाना है जिससे मान लो लेड निकलता है, शीशा निकलता है, जस्ता निकलता है, और या कोयले की खान के अंदर मान लो हमेशा जो कोक होता है वो हमेशा निकलता रहता है, कार्बन जो है हमेशा निकलता रहता है। तो वो यदि बच्चे के सांस के साथ अंदर जाएगा तो बच्चे के लिए क्या भी नुकसानदायक है। या यदि हम बात करते हैं पत्थर तोड़ने का यदि काम है, तो पत्थर तोड़ने का काम है तो वहाँ पे पत्थर की छोटे छोटे बारीक कण जो है वो हमेशा संतुलन के अंदर उड़ते रहते हैं, बच्चे की नाक के साथ, बच्चे की सांस के साथ अंदर जाएंगे तो बच्चे के लिए क्या है भी जीवन पे संकट है। ऐसा भी हो सकता है जैसे बच्चे के मानसिक संकट हो, मानसिक भी जो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो पूरा नहीं हो पाए, बच्चे का शारीरिक डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाए, बच्चे का बौद्धिक विकास पूरा नहीं हो पाए। इस तरह का कोई भी उद्योग हमारे पास है, जैसे कोई पटाखे बनाने की कारखाना हमारे पास है, जैसे कि चमड़े का कारखाना हमारे पास है एग्जाम्पल के लिए। और हम देखें तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए और हम बात कर सकते हैं पटाखे बनाने का कारखाना, बारूद बनाने का कारखाना हो गया, तंबाकू का कारखाना हमारे पास हो गया, ठीक है ना, पत्थर के काटने का कारखाने हो गए। ये सब कारखाने हमारे पास लगभग 53 कारखाने ऐसे हैं जिनको इस लिस्ट के अंदर रखा गया है, जिनको हम कहते हैं प्री संकट में उद्योग। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, जो बालक हैं, किशोर कौन होंगे भाई, किशोर हम जान चुके हैं 14 से लेकर 18 साल तक के बच्चे हमारे लिए किशोर हैं। तो जो बालक है ना, बालक से तो किसी भी तरह का काम नहीं करवाया जा सकता, लेकिन जो किशोर हैं, किशोरों से ऐसे कारखानों में या ऐसे व्यवसाय में काम नहीं करवाया जा सकता जिससे उनके जीवन पे संकट पहुंचे या जिससे उनके मानसिक, शारीरिक या बौद्धिक विकास पे संकट पहुंचे। बाकी जो कारखाने हैं उनसे काम करवाया जा सकता है, ठीक है ना। तो 0 से 14 साल तक के बच्चों से बिल्कुल काम नहीं करवाया जा सकता। 14 से लेकर 18 साल से काम, 18 तक साल के जो बच्चे हैं उनको काम करने की अनुमति दी गई है, लेकिन कहाँ नहीं दी गई भाई, उन सभी उद्योगों में वो काम नहीं कर सकते जो प्री संकट में उद्योग हैं। और प्री संकट में उद्योग कौन से होंगे मैंने आपको बताया। आगे धारा नंबर 4 हम पढ़ने वाले हैं। अभी धारा नंबर 4 का मैं जिक्र करता हूं। धारा 4 के अंदर एक लिस्ट दी गई है, बहुत बड़ी लिस्ट दी गई है, और उस लिस्ट के अंदर आने वाले जितने भी उद्योग हैं उन सभी उद्योगों के बारे में, उन सभी उद्योगों के अंदर किशोरों से भी काम नहीं करवाया जा सकता, जो 14 से लेकर 18 साल तक के बच्चे हैं उन सभी से। तो अब हम बात करते हैं धारा नंबर 4 के। धारा 4 क्या कहती है, जैसे मैंने आपको बताया एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर सभी के नाम लिखे हुए हैं भी कौन कौन सा उद्योग है जिसको प्री संकट में उद्योग माना गया है, और उसके अंदर बालकों से या किशोरों से काम नहीं करवाया जाएगा, उस लिस्ट में लिखा गया है। तो यदि उस लिस्ट के अंदर कुछ जोड़ना है या कुछ घटाना है तो उसकी पावर किसके पास होगी, वो कहती है धारा नंबर 4। धारा नंबर 4 क्या कहती है, अनुसूची में परिवर्तन करने की शक्ति। अनुसूची में परिवर्तन करने की शक्ति। अनुसूची कौन सी है भाई, लिख लो आप, ध्यान से लिखो। अनुसूची वो है प्री संकट में उद्योगों की लिस्ट, आप ये लिख सकते हो, ठीक है ना। प्री संकट में उद्योगों की जो लिस्ट है उसको नाम दिया गया है अनुसूची। तो उस अनुसूची के अंदर, अनुसूची पता है क्या होता है, जब आप कानून के अंदर कुछ लिखते हो और उसको आप वहां ने समझा के कानून के लास्ट में समझाते हो, उसको हम बोलते हैं अनुसूची, ठीक है ना। कानून के लास्ट में समझा दिया गया और लास्ट में टेबल बना दी गई तो उसको बोला जाता है अनुसूची के अंदर समझा दिया गया। जैसे कि आपने भारतीय संविधान के अंदर भी देखा होगा, भारतीय संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं, अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, 12 अनुसूचियां हैं। वो क्या है, संविधान के अंदर जहां समझाना पॉसिबल नहीं था उसको अंडरलाइन कर दिया गया और लिख दिया गया। यदि आपने इसके बारे में जानकारी लेनी है तो आप कहाँ जानकारी लो भाई, पीछे जाओ, एक लिस्ट मिलेगी आपको, उस लिस्ट में जानकारी लो। वैसी ही अनुसूची होती है हमारे पास। तो अनुसूची क्या है भाई, वे सभी उद्योग जो प्री संकट में उद्योग है उनके बारे में एक लिस्ट बनाई गई है, वो अनुसूची हमारे पास है। तो अनुसूची में परिवर्तन करने की शक्ति की यदि हम बात करते हैं तो उस अनुसूची के अंदर नया नाम जोड़ना, नया नाम जोड़ना या नया नाम हटाना, या कोई भी जुड़ा हुआ नाम क्या करना भाई, हटाना, इसकी शक्ति जो है किसके पास है भाई, केंद्र सरकार के पास है।
किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। अब केंद्र सरकार कैसे डिसाइड करती है कि किसी उद्योग को इस अनुसूची के अंदर रखना है या नहीं रखना? इसके लिए केंद्र सरकार एक समिति गठित करती है। उस समिति का नाम होता है तकनीकी सलाहकार समिति। वो लिखा हुआ है धारा नंबर 5 में। धारा 5 में क्या लिखा हुआ है? तकनीकी सलाहकार समिति। तो तकनीकी सलाहकार समिति जो है वो किसके लिए बनाई जाती है भाई? वो बनाई जाती है अनुसूची के अंदर नया नाम जोड़ना है, नया नाम घटाना है, उसकी सलाह देने के लिए बनाई जाती है तकनीकी सलाहकार समिति। ठीक है ना? तो इस तकनीकी सलाहकार समिति का काम क्या होता है भाई? इसका काम यही काम है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि अनुसूची में नया नाम जोड़ने या हटाने के बारे में सलाह देना। दूसरा, इस समिति की नियुक्ति कौन करता है? तो इस समिति की नियुक्ति की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा भाई? केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा इसकी क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। इसके अंदर सदस्य कौन कौन होते हैं? कितने सदस्य होते हैं? इसके अंदर 11 सदस्य कम से कम होते हैं। एक अध्यक्ष होगा तथा 10 कम से कम सदस्य होंगे। 10 से कम सदस्य नहीं हो सकते। तो एक तो इसमें क्या होगा भाई? अध्यक्ष होगा प्लस कम से कम इसमें क्या होंगे भाई? 10 सदस्य होंगे। ये हमारे पास इस सूची के बारे में लिखा गया है। तो धारा 4 ये दोनों ही किसके बारे में है भाई? ये दोनों ही हैं कि कौन कौन से उद्योग परिसंकट में उद्योग हमारे पास होंगे। तो धारा 4 कहती है उस लिस्ट में नाम जोड़ना है, हटाना है, काम कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। लेकिन केंद्र सरकार कैसे काम करेगी? एक समिति बनाएगी और उस समिति की सलाह के ऊपर काम करेगी। समिति में कितने जने होंगे भाई? समिति में कम से कम 11 जने होंगे। एक अध्यक्ष होंगे हमारे पास और 10 और मेंबर होंगे। अब हमारे पास आती है धारा नंबर 7। बीच बीच में भाई धाराएं हमारी इंपॉर्टेंट नहीं होती है तो हम उन धाराओं को छोड़ते चले जाते हैं। धारा नंबर 3A में क्या कहा गया? 3A कहती है किशोरों से आप काम करवा सकते हो। ठीक है ना? कहाँ काम करवा सकते हो? केवल परिसंकट में उद्योग ऐसे हैं जहाँ पे काम नहीं करवाया जा सकता, बाकी हर जगह पे उनसे काम करवाया जा सकता है। लेकिन क्या काम करवाने के लिए कोई टाइम लिमिट फिक्स किया गया है या आप 24 घंटे काम करवा सकते हो? ऐसा नहीं है। उनके लिए काम करवाने की समयावधि भी निश्चित कर दी गई है कि आप उनसे इतने टाइम से ज़्यादा टाइम तक काम नहीं करवा सकते हो। तो धारा 7 कहती है काम करने की अवधि तथा घंटे। तो ये किसकी है? अभी किशोरों की है। एमएस बालकों के बारे में अब जिक्र नहीं हो रहा क्योंकि बालक तो काम कर ही नहीं सकता, बात ही खत्म हो गई। तो किशोरों के बारे में हम बात कर रहे हैं। वो क्या है भाई? काम करने की अवधि व घंटे। देखो बालक से तो काम करवा नहीं सकते, तो केवल किसके बारे में बात हो रही है? ये किशोरों के बारे में बात कर रही है। तो पहली बात तो आप ये लिखो, केवल किसके बारे में बात हो रही है? भी किशोरों के बारे में बात हो रही है। जहां पर किशोर काम करता है, जहां पर किशोर काम करता है वहां पर वो ज्यादा से ज्यादा एक दिन के अंदर 3 घंटे काम कर सकता है। उसे एक दिन में 3 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाया जा सकता। तो किशोर से किसी भी व्यवसाय, कारखाना या प्रक्रिया में अधिकतम कितना भाई? 3 घंटे इंपॉर्टेंट है कार्य करवाया जा सकता है। 3 घंटे से ज्यादा आप बालक से काम नहीं करवा सकते हो किसी भी सूरत के अंदर। ये हमारे पास लिखा हुआ है धारा नंबर 7 के अंदर। अब हमारे पास आती है धारा नंबर 8। धारा 8 कहती है कि बालक को आपको एक साप्ताहिक छुट्टी भी देनी पड़ेगी, सवैतनिक अवकाश देना पड़ेगा आपको। यदि बालक से 3 दिन में 3 घंटे काम करवाते हो फिर भी आपको क्या देना पड़ेगा भाई? एक साप्ताहिक अवकाश। सप्ताह के अंदर एक पूरे दिन की आपको छुट्टी देनी पड़ेगी। क्या भाई? सप्ताह में एक पूरे दिन की छुट्टी। नियम हमारे पास यही है।
अब आपके मन के अंदर आ रहा होगा कि सर ये नियम बना दिया गया, क्या इनको फॉलो किया जाता है या नहीं किया जाता? तो इनको फॉलो किया जाता है या नहीं किया जाता, इसके बारे में हमारे पास अगली धाराओं के अंदर वर्णन किया गया है कि यदि कोई भी कामगार है, कोई भी नियोजक है, दुकानदार है, व्यवसाय का मालिक है, कारखाने का मालिक है, वो यदि इनको फॉलो नहीं करता है तो क्या होगा, या उनको फॉलो करवाने के लिए कोई विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो धारा नंबर 10, धारा नंबर 11 बात करती है रजिस्टर का संधारण। धारा 11 क्या कहती है भाई? रजिस्टर का संधारण। 11 के अंदर लिखा गया है कि जहां जहां पर किशोर काम करते हैं वहां के जो भी मालिक है, उस कारखाने के मालिक है या उस फैक्ट्री के मालिक है या वो जो व्यवसाय है उसका व्यवसायी जो है, उस व्यक्ति को एक रजिस्टर लगाना पड़ेगा। संधारण मतलब कि उसकी एग्जीबिशन, मतलब कि उस रजिस्टर को लगाना पड़ेगा उसे। ऐसा एक रजिस्टर लगाना पड़ेगा जिस रजिस्टर के अंदर सब कुछ लिखा जाएगा कि आपके यहाँ पे काम करने वाला कोई बालक है तो उस बालक का नाम लिखा जाएगा। पहले तो आप लिख लो कि रजिस्टर का संधारण कहां पर किया जाएगा भाई? जहां पर किशोर काम करता है, जहां पर किशोर कार्य करता है, उसके नियोजक द्वारा, नियोजक होता है नौकरी देने वाला, उसके नियोजक द्वारा एक रजिस्टर का संधारण किया जाएगा। उस रजिस्टर में निम्नलिखित बातें लिखी होंगी। क्या क्या लिखा होगा? सबसे पहला तो लिखा होगा कि आपके यहाँ पर यदि कोई किशोर काम करता है तो उस किशोर का नाम क्या है। दूसरा ये भी लिखा होगा कि जो किशोर है उसकी जन्म तिथि क्या है, क्योंकि जन्म तिथि के आधार पर ही पता चलेगा ना कि वो किशोर है या नहीं है। किशोर की जन्म तिथि, वो जन्म तिथि को बताने वाला उसका जन्म प्रमाण पत्र भी, डेफिनेटली जन्म प्रमाण पत्र के बिना तो कैसे पता चलेगा जन्म तिथि क्या है। तीसरा जो है किशोर का जो काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया किशोर केवल 3 घंटे काम कर सकता है, तो कौन से 3 घंटे वो काम करता है, ऐसे तो नहीं पूरा दिन काम करता हो। तो 3 घंटे जो है फिक्स होंगे उसके, ये टाइम से लेके ये टाइम 10 से लेके 2 बजे तक, ये इस टाइम का जो टाइम फिक्स होगा उसका, ठीक है ना। तो किशोर के काम करने के, कार्य करने का जो अंतराल है वो उसका आपको लिखना पड़ेगा उस रजिस्टर के अंदर। चौथा आपको ये लिखना पड़ेगा कार्य करने की अवधि। मैंने आपको बताया था कि 3 घंटे काम कर सकता है, वो ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे काम कर सकता है। इसका मतलब 3 घंटे काम ही करेगा, 1 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटे भी हो सकता है, 2.5 घंटे भी हो सकता है, 3 घंटे भी हो सकता है। तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि आपके पास वो बालक जो है, किशोर जो है, कितने घंटे काम करता है। चौथा आपको, पांचवा जो है, जो काम करता है वो काम कैसा है, काम का स्वरूप कैसा है, काम का ब्यौरा जो है आपको पूरे का पूरा लिखना पड़ेगा। कार्य का स्वरूप तथा ब्यौरा आपको पूरा बताना पड़ेगा कि आपके पास जो बालक है वो क्या क्या काम कर रहा है। ये सभी बातें आपको लिख के एक रजिस्टर के अंदर मेंटेन रखनी पड़ेगी, डेली आपको अटेंडेंस लगानी पड़ेगी। और ये जो रजिस्टर आपका है, ये एक निरीक्षक आता है भाई, जिसको आपने एक नाम सुना होगा, लेबर इंस्पेक्टर। लेबर इंस्पेक्टर कभी भी आ सकते हैं आपके व्यवसाय के ऊपर और कभी भी आपके व्यवसाय की जांच कर सकते हैं, इस रजिस्टर की जांच कर सकते हैं। इसलिए आपको रजिस्टर मेंटेन करके रखना पड़ता है। और ये जो रजिस्टर है निरीक्षक या लेबर इंस्पेक्टर के निरीक्षण के लिए हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए। मतलब कि जब भी लेबर इंस्पेक्टर आपके पास आए और आपसे पूछे कि आपका रजिस्टर कहाँ है, तो आपको रजिस्टर देना पड़ेगा। अब लेबर इंस्पेक्टर कौन होता है, धारा 17 के अंदर हम देखने वाले हैं लेबर इंस्पेक्टर कौन होता है। अभी के लिए आपके पास इतना काफी है कि एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा, उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, क्या क्या होना चाहिए उस रजिस्टर के अंदर, और जो रजिस्टर है उसको लेबर इंस्पेक्टर कभी भी आके जांच कर सकता है। ये हमारे पास था धारा नंबर 11। आगे जो इंपॉर्टेंट धारा हमारे पास है वो है धारा नंबर 13। धारा कहती है बालकों के स्वास्थ्य के बारे में। जहां पर बालक काम कर रहा है वहां पर बालक का स्वास्थ्य कैसा है, इसकी जांच होनी चाहिए। स्वास्थ्य तथा सुविधाएं जो है बालक को मिल रही है या नहीं मिल रही, बालक की सुरक्षा की प्रॉपर व्यवस्था की गई है या नहीं की गई, इसके बारे में बात करती है धारा नंबर 13। धारा 13 क्या, किसके बारे में बात करती है भाई? बालकों की स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के बारे में। बालकों के
स्वास्थ्य तथा सुरक्षा। तो जहां पर बालक काम कर रहा है वहां पर बालक के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा, बालक को सुविधा दी जा रही, सुरक्षा दी जा रही या नहीं दी जा रही, इसके बारे में नियम बनाए जाएंगे। और किसके द्वारा नियम बनाए जाएंगे? समुचित सरकार के द्वारा। किसके द्वारा भाई? नियम बनाए जाएंगे। पहली बात तो इसके बारे में समुचित सरकार के द्वारा नियम बनाए जाएंगे। समुचित सरकार के द्वारा नियम बनाए जाएंगे। देखो इस एक्ट के अंदर नियम नहीं बनाए गए हैं, लिखा गया है समुचित सरकार। समुचित सरकार के अंदर हमारे पास राज्य सरकार भी होती है तथा केंद्र सरकार भी होती है, दोनों सरकारें होती है। वे मामले जो राज्य सरकार से संबंधित है वहां पर समुचित सरकार हमारे पास राज्य सरकार होती है, तथा वे मामले जो केंद्र सरकार से संबंधित है वहां पर समुचित सरकार हमारे पास कौन होती है? भी केंद्र सरकार होती है। तो पहली बात तो ये हमारे पास बालकों की सुरक्षा के बारे में नियम बनाए जाएंगे, धारा नंबर 13 के अंदर बात की गई है। अब हमारे पास आती है दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट धारा, धारा नंबर 14। हमने ध्यान से देखो धारा नंबर 3 पढ़ा था, धारा नंबर 3A पढ़ी थी। धारा 3 कहती थी बालकों से किसी भी तरह का काम नहीं करवाया जा सकता। धारा 3A क्या कहती थी? किशोरों से परिसंकटमय उद्योगों के अंदर काम नहीं करवाया जा सकता। उसी के बारे में यदि मान लो वहां पे रोका गया काम करवाने से, फिर भी यदि कोई काम करवा रहा है तो फिर क्या होगा? है ना, रोक तो दिया गया और फिर भी यदि कोई व्यक्ति काम करवा रहा है तो क्या होगा? तो जो अपराध धारा 3 तथा धारा 3A के तहत किया गया है, धारा 3 तथा 3A के तहत किए गए अपराध की सजा के तहत किए गए अपराध की सजा। यदि आप कोई भी अपराध करते हो धारा 3 के तहत, मतलब आप अपने कारखाने के अंदर बालक को वो करते हो, नियोजित करते हो, या आप क्या करते हो अपने कारखाने के अंदर किसी किशोर को नियोजित करते हो, लेकिन आपका कारखाना जो है वो परिसंकट में उद्योग है, तो उस टाइम आपको क्या मिलने वाली? भी सजा मिलने वाली। ये सजा बालक को नहीं मिलने वाली, ये सजा नियोजक को मिलने वाली है जिसने उस बच्चे को काम के ऊपर रखा हुआ है उसको। तो पहली बात तो आप ये लिख लो, सजा जो किसको मिलेगी? भी सजा नियोजक को मिलेगी, सजा नियोजक को मिलेगी। बालक को सजा नहीं मिलने वाली भाई। बालक तो किन परिस्थितियों के अंदर काम कर रहा है वो देखा जाएगा, किन परिस्थितियों में काम कर रहा है, लेकिन सजा जो मिलेगी उस व्यक्ति को मिलेगी, उस दुकानदार को मिलेगी, उस फैक्ट्री के मालिक को मिलेगी जिसने उसको काम पे रखा है। तो यदि वो व्यक्ति प्रथम बार दोषसिद्धि होती है, पहली बार पकड़ा जाता है, तो अलग सजा मिलने वाली है। और यदि वो व्यक्ति द्वितीय बार या पश्चातवर्ती, तीसरी, चौथी, पांचवी, जब भी, ठीक है ना, पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर, दोनों पर अलग अलग सजा का प्रावधान किया गया है। पहली बार यदि वो दोष सिद्धि होती है तो उसको सजा मिलती है कम से कम 6 महीने की सजा और ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक की सजा। तो क्या लिखा है भाई? न्यूनतम सजा जो है वो कितनी मिल सकती है? 6 माह की मिल सकती है। और अधिकतम जो सजा मिल सकती है वो कितनी मिल सकती है भाई? 2 साल की मिल सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे जुर्माना भी लगाया जाएगा। जुर्माना जो है वो कम से कम जो जुर्माना लगाया जा सकता है, न्यूनतम जुर्माना 20,000 रुपये का लगाया जा सकता है और अधिकतम जुर्माना 50,000 रुपये का लगाया जा सकता है। तो जो भी ठेले के ऊपर बच्चे काम करते हैं और यदि कभी कभार वो पकड़े जाते हैं तो कम से कम 6 महीने की सजा का प्रावधान है उस ठेले के मालिक को, तथा कम से कम कितना जुर्माना लगता है भी? 20,000 रुपये, से कम तो लग ही नहीं सकता। और यदि हम बात करते हैं वो अपराध बार बार करता है, एक बार दोष सिद्धि होगी उसके बाद भी वो बालक को अपने यहाँ पे काम पे रखता है, तो उसे कम से कम जो है 1 साल की सजा मिलेगी। न्यूनतम 1 साल की सजा और अधिकतम यदि हम बात करते हैं तो 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। इतना कठोर कानून है, सजा का प्रावधान है, उसके बावजूद भी हम यदा कदा अपने आसपास बच्चों को काम करते हुए पाते हैं। अब उसका रीज़न क्या है आप मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे। तो रीज़न क्या है बच्चों के काम करने का?
उस पर डिस्कस हम यहाँ नहीं करें तो अच्छा है, प्लेटफॉर्म हमारा नहीं है इस बात का जिक्र करने का, लेकिन हम देखते हैं कि बच्चे ऐसा काम करते हुए पाए जाते हैं। धारा नंबर 14 सजा के बारे में बात करती है। अब हमारे पास अगली धारा है धारा 14A। धारा 14A कहती है अपराध की प्रकृति। अपराध की प्रकृति, आप बहुत भली भांति परिचित हो इन बातों से कि अपराध कौन कौन से होते हैं हमारे पास। संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध, जमानती अपराध, अजमानती गैर जमानती अपराध, ठीक है ना, ये आप जानते हो। तो इस धारा के तहत जो भी, इस एक्ट के तहत जितने भी अपराध किए जाएंगे वो सभी के सभी अपराध हमारे पास कैसे होंगे भाई, संज्ञेय प्रकृति के अपराध होंगे। सभी के सभी अपराध संज्ञेय प्रकृति के अपराध होंगे, अर्थात आपको बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। गंभीर अपराध माना गया है और आपको बिना वारंट के क्या किया जा सकता है भी, गिरफ्तार किया जा सकता है। यदि किसी ठेले वाले के पास, किसी दुकानदार के पास कोई बच्चा काम करता हुआ पाया जाता है तो पुलिस अधिकारी उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, आपको वारंट नहीं दिया जाएगा। ये हमारे पास लिखा हुआ था धारा नंबर 14A के अंदर। धारा 14 बताती है सजा के बारे में और 14A जो है वो जिक्र करती है कि ये जो अपराध है इसकी प्रकृति हमारे पास कौन सी होगी। तो अपराध की प्रकृति कौन सी होगी भाई, संज्ञेय प्रकृति का अपराध हमारे पास होगा। अब एक हमारे पास नई धारा जोड़ी गई थी, धारा 14B। 14B क्या कहती है, 14B कहती है बाल एवं किशोर पुनर्वास कोष। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाल एवं किशोर पुनर्वास कोष फंड। मान लो कोई भी ऐसा बालक जो है वो कहीं पर भी काम कर रहा था, किसी नियोजन के अंदर दुकान पे काम कर रहा था, वहां पे काम कर रहा था। अब जब पुलिस को पता चलता है, निरीक्षक को पता चलता है, जो लेबर इंस्पेक्टर उसको पता चलता है, तो वो भाई उसके मालिक को तो उसने क्या कर दिया, अरेस्ट कर लिया होगा, उसे फाइन लगा दी होगी और उस बालक को कह दिया होगा तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। लेकिन उस बालक की क्या मजबूरी हो सकती है, बालक किस मजबूरी के अंदर काम कर रहा है। हो सकता है उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं हो, वो सबसे बड़ा हो, उसके पापा वगैरह की डेथ हो गई हो, कुछ भी परिस्थितियां हो सकती है, उसके पापा बहुत बीमार हो, मम्मी बहुत बीमार हो, काम नहीं कर सकते हो। तो यदि ऐसी परिस्थिति के अंदर बालक को काम करने से रोक दिया जाएगा तब उसके घर का गुजारा कैसे चलेगा भाई। तो उसके लिए सरकार ने एक कोष की स्थापना की है जिसका नाम है बाल एवं किशोर पुनर्वास कोष। किसके द्वारा स्थापित किया गया है भाई, समुचित सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, समुचित सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। समुचित सरकार, फिर मैंने कहा केंद्र सरकार भी हो सकती है, राज्य सरकार भी हो सकती है, दोनों इसके अंदर होंगे। जैसे ही बालक को उसके नियोजन से हटाया जाता है तो इस फंड में से, इस कोष में से बालक के खाते के अंदर एक मुश्त 15,000 रुपये जमा करवा दिए जाते हैं। क्या किया जाता है भाई, बालक के खाते में एक मुश्त इकट्ठे 15,000 रुपये जमा करवाए जाते हैं। भाई बहुत बड़ी राशि नहीं है 15,000, जिसे हम कह दें कि आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यदि हम उस बच्चे को हम देखें जो 5 साल, जो 10 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, यदि कहीं पर काम कर रहा है तो उसको मिलता भी कितना होगा भाई, मुश्किल से 400-500 रुपये मिलते होंगे। हम देखते हैं चाय की दुकान पे काम करने वाले बच्चों को 400-500 रुपये मिलते हैं। तो जिस बालक को 400-500 रुपये मिलते हैं, उस 500 रुपये के हिसाब से आप देखो तो 15,000 रुपये उसके 3 साल की तनख्वाह हो गई भाई। और यदि उसको 15,000 रुपये एक साथ मिल जाएंगे तो कम से कम वो अपना पढ़ाई कर सकता है, कुछ और काम कर सकता है, उसको अपने जीवन को सुधारने का मौका मिल सकता है। और उसके जो 2.5-3 साल तक में जितना कमाता उतना उसको एक साथ दे दिया तो उसका वो यूटिलाइज कर सकता है और अपने जीवन को सुधार सकता है। इसके लिए बाल एवं किशोर पुनर्वास कोष की स्थापना की गई है। बालक के खाते में एक मुश्त 15,000 रुपये जमा करवा दिए जाते हैं। और यदि मान लो कोई अनाथ बच्चा है, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है, सर यदि बच्चा अनाथ हो, उसके माँ बाप है ही नहीं, कोई है ही नहीं, 7-8 साल का बच्चा है, वो बिल्कुल अनाथ है और उसको यदि काम करने से रोक दिया जाएगा तो बच्चा क्या करेगा। तो भाई यदि कोई बच्चा अनाथ है तो उनकी ड्यूटी बनती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की कि उस बच्चे को अनाथालय के अंदर भर्ती करवाए। बहुत से अनाथालय भी तुम्हारे पास है तो वहां पर उनकी व्यवस्था करवाए। तो बच्चे को काम करने तो किसी भी सूरत के अंदर नहीं दिया जा सकता।
धारा नंबर 14 बी कहती है बाल एवं किशोर पुनर्वास कोष हमारे पास है, जिसके तहत 15,000 रुपये एक मुश्त जमा करवा दिए जाते हैं। अब हमारे पास आती है धारा नंबर 16। धारा 16 कहती है अपराध का संज्ञान लेने वाला जो अधिकारी है कौन होगा। अपराधों का संज्ञान, अपराधों का संज्ञान कह दूं या अपराधों की सुनवाई कह दूं, एक ही बात है। संज्ञान वो पॉइंट होता है जब कोर्ट ये मानता है कि अपराध हुआ है, इसके बारे में सुनवाई करनी चाहिए, वो पॉइंट कहलाता है संज्ञान। तो हम बार बार लगभग हर एक्ट के अंदर ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो अपराध का संज्ञान लेने की पावर है वो किसके पास है भाई, जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, हम जानते हैं प्रथम श्रेणी का न्यायिक अधिकारी। JM1 कहा जाता है इन्हें, या बिल्कुल जो आप बोल रहे हो वही मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट। जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है वहाँ पर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं, महानगर मजिस्ट्रेट होते हैं। दोनों की पोस्ट सेम ही है भाई, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर उनको नाम दे दिया जाता है MM, वरना क्या नाम दिया जाता है JM फर्स्ट। ठीक है, दोनों की संख्या पदवी एक ही है, तनख्वाह एक, सब कुछ बराबर होता है, वो नहीं होता, डिफरेंस नहीं होता। तो इस मामले के अंदर संज्ञान लेने का जो राइट है वो किसको दिया गया है भाई, JM फर्स्ट को दिया गया है या महानगर मजिस्ट्रेट को दिया गया है। राजस्थान के अंदर जयपुर तथा जोधपुर दो के अंदर ही महानगर मजिस्ट्रेट है और कहीं भी महानगर मजिस्ट्रेट नहीं बैठते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है धारा नंबर 17। मैंने आपको पहले ही बताया था धारा नंबर 11 के अंदर हमने एक निरीक्षक की बात की थी, लेबर इंस्पेक्टर की बात की थी। तो लेबर इंस्पेक्टर की नियुक्ति कौन करेगा उसके बारे में वर्णन किया गया है धारा नंबर 17 के अंदर। निरीक्षक या आप लिख सकते हो लेबर इंस्पेक्टर की नियुक्ति कहाँ लिखा है अभी, धारा नंबर 17 में लिखा गया है। और जो भी अपराध होने वाले हैं इस अपराधों के तहत उन अपराधों में कार्रवाई करने के लिए एक लेबर इंस्पेक्टर नियुक्त किया जाता है, हर जिले के अंदर एक। क्या होता है भाई, पहली बात तो हर जिले के अंदर एक होता है, हर जिले में एक होता है, या आवश्यकता अनुसार एक से ज़्यादा भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन हर जिले के अंदर एक तो होगा ही होगा। और नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी भी, यहाँ लिखा है समुचित सरकार के द्वारा। ध्यान से देखना, जहां पर हमारे पास समुचित सरकार लिखा हुआ है उसका मतलब है राज्य सरकार भी कर सकती है, केंद्र सरकार भी कर सकती है, डिपार्टमेंट अलग अलग हो सकती हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कर सकती है। तो यदि हम बात करें तो हर जिले के अंदर तो एक लेबर इंस्पेक्टर बना दिया जाएगा, लेकिन अकेला लेबर इंस्पेक्टर क्या पूरे अपराधों को रोक पाएगा? अकेला लेबर इंस्पेक्टर के बस का नहीं होता भी सभी अपराधों को रोक पाना। इसके लिए लेबर इंस्पेक्टर की सहायता के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जाते हैं। किन की नियुक्ति भाई, नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। वो हमारे पास लिखा गया है धारा नंबर 17A के अंदर, धारा 17A। और 17A में क्या लिखा गया भाई, नोडल अधिकारी। तो नोडल अधिकारी जो है उनकी नियुक्ति की जाती है जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा। उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट है, जिला कलेक्टर है, उसके द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो लिखो आप जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा। किस लिए की जाती है भी, इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए। वो आम बात है, ठीक है ना, तो काम तो यही होगा। तो जिला अधिकारी के द्वारा नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। ये उपखंड लेवल के ऊपर हो सकती है, तहसील लेवल के ऊपर हो सकती है। कई नोडल अधिकारी होते हैं भी, एक नहीं होता। नोडल आप जानते हो ना, ठीक है। और दूसरा निरीक्षक जो है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है भी, समुचित सरकार के द्वारा। कहाँ की जाती है, हर जिले के अंदर एक। नोडल अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा। और एक जिले के अंदर 5, 6, 10, 12 नोडल अधिकारी भी हमारे पास हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है धारा नंबर 18। और धारा 18 कहती है नियम बनाने की शक्ति। और आपको पता है
नियम बनाने की शक्ति जहाँ पे हमने पढ़ ली, उसके आगे वाले अधिनियम, उसके आगे वाले पॉइंट जो है हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती। हमारे लिए लास्ट पॉइंट वही होता है, नियम बनाने की शक्ति। और इस अधिनियम के तहत नियम बनाने की शक्ति जो है वो दी गई है किसको भाई? समुचित सरकार को। तो ये हमारा छोटा सा अधिनियम था, बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986। जो हमने पढ़ा शायद आपको समझ आया होगा। एक बार जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस अधिनियम के अंदर कुल धाराएं हैं 26 हमारे पास। इस अधिनियम का पूरा नाम जो है बाल एवं श्रम अधिनियम 1986 है। अधिनियम लागू कब हुआ था? 23 सितंबर 1986 को लागू हुआ था। संशोधन कब हुआ? 2016 में संशोधन हुआ। संशोधन से पहले क्या था? संशोधन से पहले केवल बालकों के लिए बात करता था। संशोधन के बाद किशोरों के लिए भी बात करता है। और संशोधन जो है लागू कब हुआ था? 1 सितंबर 2016 को संशोधन लागू हो गया था। धारा नंबर 1 हमने देख ली। धारा नंबर 2 की बात करते हैं। परिभाषाएं लिखी गई हैं और परिभाषा के अंदर किशोर तथा बालक, तो परिभाषा इंपोर्टेंट है। 2(1) में लिखा गया किशोर कौन होगा, 2(2) में लिखा गया बालक कौन होगा। बालक होगा 14 साल से कम का बच्चा, किशोर हमारे पास होगा 14 से लेकर 18 साल तक का बच्चा। धारा 3 के अंदर लिखा गया जो बालक है उससे किसी भी कारखाने में काम नहीं करवाया जा सकता, पूर्णतः प्रतिबंध है। लेकिन हुनर का यदि प्रदर्शन किया जाता है, कला का प्रदर्शन किया जाता है, बालक स्वेच्छा से यदि ऐसा करता है तो उसको प्रतिबंधित नहीं किया गया है। और 3(a) हमारे पास नई धारा जोड़ी गई थी, किशोरों को परिसंकट में कारखानों के अंदर काम नहीं करवाया जाएगा। परिसंकट में कारखाने कौन से होंगे उसके लिए शेड्यूल बनाई गई है, अनुसूची बनाई गई है जो लास्ट के अंदर लिखी गई है। और यदि कोई व्यक्ति धारा 3 तथा धारा 3(a) का उल्लंघन करता है तो सजा का प्रावधान किया गया है धारा नंबर 14 के अंदर, जिसमें लिखा गया है धारा 3 तथा 3(a) का उल्लंघन करने पर पहली बार 6 महीने की कम से कम सजा, 2 साल की अधिकतम सजा तथा 20,000 का कम से कम जुर्माना, 50,000 का ज्यादा से ज्यादा जुर्माना लगाया जा सकता है। और सेकेंड टाइम यदि आप ऐसा काम करते हो तो 1 महीने की कम से कम सजा आपको दी जाएगी और 3 साल का ज्यादा से ज्यादा आपको 3 साल तक की सजा दी जा सकती है। परिसंकट में कारखाने हैं उनके लिए शेड्यूल बनाई गई है, उसमें शेड्यूल के अंदर नया नाम जोड़ना है, नया नाम घटाना है। कौन जोड़ेगा, कौन घटाएगा? केंद्र सरकार जोड़ सकती है, धारा नंबर 4 में लिखा गया है। लेकिन केंद्र सरकार किसकी सलाह पे काम करेगी? धारा नंबर 5 में लिखा गया है तकनीकी सलाहकार समिति होगी जिसके अंदर कम से कम 11 मेंबर होंगे, एक अध्यक्ष होगा, 10 और मेंबर होंगे। किशोरों को जो काम करने की पावर दी गई है, काम करने की छूट दी गई है, क्या पूरे दिन काम कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते, केवल 3 घंटे काम कर सकते हैं। कहाँ लिखा गया है? धारा नंबर 7 के अंदर लिखा गया है। और इनके अलावा उसको 1 दिन की छुट्टी भी देनी पड़ेगी, साप्ताहिक छुट्टी, हफ्ते के अंदर 1 दिन की छुट्टी देनी पड़ेगी। कहाँ लिखा है? धारा 8 के अंदर लिखा गया है। जहां भी किशोर काम करता है वहां की जो भी मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट को एक रजिस्टर को मॉनिटर करना पड़ेगा, रजिस्टर का संधारण करना पड़ेगा। रजिस्टर में क्या क्या लिखना पड़ेगा? किशोर का नाम क्या है, किशोर की जन्म तिथि क्या है, वो क्या काम करता है, कब तक काम करता है और कितने घंटे काम करता है, वो सब कुछ लिखना पड़ेगा। और लेबर इंस्पेक्टर कभी भी आके उस रजिस्टर की जांच कर सकता है। लेबर इंस्पेक्टर कौन होगा? धारा 17 कहती है लेबर इंस्पेक्टर हमारे पास वो होगा जिसकी नियुक्ति इन अपराधों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए समुचित सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले के अंदर की जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं बालकों के स्वास्थ्य तथा बालकों की सुरक्षा के बारे में ध्यान रखने के लिए धारा 13 के तहत नियम बनाए जाएंगे। और कौन बनाएगा भाई? समुचित सरकार बनाएगी। धारा 14(a) क्या कहती है? जो भी अपराध होंगे सारे के सारे अपराध संज्ञेय होंगे, बिना वारंट के आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। 14(b) क्या कहती है? बाल एवं किशोर पुनर्वास कोष एक फंड बनाया जाएगा समुचित सरकार के द्वारा और उस फंड के तहत बालकों के खाते के अंदर 15,000 रुपए एक मुश्त जमा करवा दिए जाएंगे ताकि वो अपने भविष्य का निर्माण कर सके। धारा 16 कहती है जो अपराध होंगे उनका संज्ञान लेने की पावर किसको होगी? अपराध का संज्ञान कौन ले सकते हैं भाई? जेएम फर्स्ट ले सकते हैं या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट वर्ग ले सकते हैं या एमएम ले सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 17(a) जो कहता है नोडल अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? नोडल अधिकारी की नियुक्ति करता है जिला मजिस्ट्रेट करता है। उसके बाद हम आते हैं लास्ट में धारा नंबर 18 के अंदर जो बात करते हैं नियम बनाने की शक्ति। और नियम बनाने की शक्ति हमारी इस अधिनियम के तहत किसके पास है भाई? समुचित सरकार के पास है। राज्य सरकार भी नियम बना सकती है, केंद्र सरकार भी नियम बना सकती है। ये हमारा छोटा सा एक्ट था बाल तथा किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। यदि आपको हमारी क्लासेस समझ आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। कल मिलते हैं एक नई अधिनियम के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।